मित्रों, इस विषय में दो बिंदु समाहित हैं। पहला कि मीडिया समूह जो हैं उसमें मैं तीनों को जोड़ती हूं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के तमाम अंग उपांग जिनके माध्यम से हम लोग निरंतर बातचीत करते हैं और जो इस समय भी एक प्रत्यक्ष माध्यम है फेसबुक लाइव का। तो इन तीनों माध्यमों के साथ मीडिया में स्त्री दृष्टि को दो तरीकों से देखने का मेरा प्रयास होगा कि मीडिया हाउसेस में जो स्त्रियां कार्यरत हैं, विभिन्न भूमिकाओं में हैं, उनके प्रति स्त्री दृष्टि क्या है, उनके बारे में स्त्री मुद्दे क्या हैं। और दूसरा, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, वो बाहरी जगत को, बाहरी दुनिया को इन स्त्री मुद्दों के साथ अपने आप को किस तरीके से उपस्थित कर रहा है अथवा करना चाहिए। कुछ बुनियादी प्रश्नों से बातचीत की शुरुआत करूं, जिनके उत्तर तलाशने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे और ये चलता ही रहेगा कि क्या हमारा मीडिया लोक शिक्षण के महत्व और दायित्व का निर्वहन उसी प्रकार कर पा रहा है जिसकी उससे अपेक्षा है। दूसरा, मीडिया प्रचारक है या पक्ष विपक्ष का समर्थक है अथवा आम आदमी की आवाज है। क्या ये प्रश्न और इसका उत्तर जीवंत है अथवा समाप्त हो गया है। और इन दो प्रश्नों की पृष्ठभूमि में एक प्रमुख बात को और जोड़ना चाहूंगी कि जिन मान्यताओं के आधार पर कोई भी समाज और मानव जाति जीती है, उसी के आधार पर राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और अर्थव्यवस्था रहती है। कहने का आशय ये कि अगर किसी स्त्री के बारे में उस राज्य की दृष्टि को देखना हो तो सर्वप्रमुख उसकी महिला नीति को देखना चाहिए। वर्तमान में प्रमुख दो विचारधाराएं आदर्शवादी और भौतिकवादी प्रचलन में हैं, किंतु मैं दोनों के एक सूत्र को नहीं देख पाती हूं। ये दोनों ही इंसान को अलग अलग खांचों में बांटते हैं। मीडिया को भी अपने प्रत्येक विमर्श में स्थिरता के उन ध्रुव बिंदुओं की पड़ताल और पहचान आवश्यक है जो स्त्री और पुरुष के दैहिक विभेद, बौद्धिक विभेद, अकादमिक विभेद, आर्थिक विभेद के प्रश्न चिन्हों के साथ प्रस्तुत होते हैं। इस परिदृश्य में इस विमर्श को आगे बढ़ाने के पूर्व ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन से प्रमुख स्त्री मुद्दे हैं जिन पर
बात होनी चाहिए, सोचा जाना चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्विटी, वीमेन एम्पावरमेंट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मीडिया में स्त्री की स्वतंत्र छवि, भ्रूण हत्या, परिवार व्यवस्था में स्त्री, क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अंतर्गत प्रमुख बलात्कार, रेप और गैंगरेप, कानूनी और सामूहिक जागरूकताएं, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीजों को एक मोटे स्तर पर महिला मुद्दों के अंतर्गत देखा जाता है। जिस तरीके से चीजें साहित्य में आती हैं और कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार से हम सब देखते हैं कि बहुत सारी चीजें मीडिया में आती हैं। तो ये विचार किया जाना चाहिए कि मीडिया की संवेदनशीलता, भूमिका, भाषाई संतुलन, जेंडर संवेदनशीलता से लेके अन्य तमाम जो मैंने विषय उपविषय बताए हैं, उसमें किस प्रकार की है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अपराध जगत के अनगिनत किस्से हैं जो मीडिया के कारण ही प्रकाश में आए। यानी तमाम स्टेक होल्डर्स में जो न्याय व्यवस्था के लिए काम करती है महिलाओं के लिए, उसमें मीडिया एक प्रमुख है। मेरे साथ इन विविध मुद्दों पर काम करने वाले 4 शोधार्थी हैं। 3 जिन्होंने एमफिल स्तर के डिसर्टेशंस किए जो मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, और 1 जो अभी कार्य कर रही हैं, सर्जना चतुर्वेदी। वो ये कार्य कर रही हैं कि जो राष्ट्र के चर्चित 10 अपराध हुए, जिसमें एक निर्भया कांड भी है, उसमें मीडिया की भूमिका क्या थी। मैं जहां तक समझती हूं, स्वतंत्र भारत में निर्भया का कांड एक ऐसा कांड था जिसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका एक आंदोलनकर्ता, एक जन आंदोलनकर्ता के तौर पे दिखाई पड़ी। पूरे समूह को जोड़ना, हर बात की जागरूकता लाना, ये मीडिया की प्रमुख भूमिका में था। और मैं ये तो नहीं कह सकती कि निर्भया को न्याय मिला, लेकिन जो इससे जुड़े हुए अपराधी थे उनको दंड निश्चित तौर पे मिला। अब वो कितना विलंब हुआ, क्या हुआ, ये तो बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि जितने सारे केसेस होंगे, उनकी पेंडेंसी जितनी होगी, उनके निराकरण में उतना समय लगेगा। हालांकि हम सब ये मांग करते रहे हैं कि इनका निराकरण प्राथमिकता के स्तर पे जल्दी होना चाहिए, लेकिन निराकरण में अकेले जुडिशियरी की भूमिका प्रत्यक्ष दिखती है, ऐसा होता नहीं है। शुरुआत वहां से होती है कि अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई तो उसके परिवार ने, उनके आस पड़ोस वालों ने कितनी निर्भीकता से समाज के सामने डट के, पूरी निडरता के साथ इसकी एफआईआर करवाई। पहला स्टेक होल्डर। दूसरा, पुलिस ने
उस एफआईआर को करने और उसकी विवेचना में कितना अमल किया, कितना समय लिया और इसको कितना आगे प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश में बात करें तो जैसे वन स्टॉप गो सेंटर भी प्रमुख भूमिका में उपस्थित होता है। अगर कोई किशोरों से जुड़ा हुआ मामला है तो किशोर न्याय बोर्ड भी आएगा, बच्चों से जुड़ा मामला है तो वो अभिकरण भी आएंगे। यानी ये सारे अभिकरण जिनकी सभी की संयुक्त भूमिका किसी भी बच्ची, किसी भी महिला को न्याय दिलाने में है, जुडिशरी तक पहुंचाने में है, वो क्या एक के बाद दूसरी कड़ी हैं? मुझे लगता है अभी ये सब स्वतंत्र अभिकरण हैं। तो जब सभी स्तर पे कार्य हुआ, लेकिन जब न्यायालय में परिवाद पहुंचा तो चूंकि ये सब एक दूसरे से संयुक्त कड़ी उस गंभीरता से नहीं है या बनने के उपक्रम में है, इनका जो डाटाबेस है, इनकी जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल संयुक्त नहीं है, तो वो एक पुनः विवेचना में समय लगता है। एक वकील साहब हैं जो इसी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, मेरे ही साथ पीएचडी कर रहे हैं कि इन संयुक्त अभिकरणों की भूमिका महिला न्याय के लिए किस तरीके से त्वरित हो सकती है। एक और बात कहने की कोशिश करूंगी। एक कानूनी न्याय होता है और एक समाज का न्याय होता है। मैं मीडिया के सामने ये प्रश्न रखती हूं कि उस सामाजिक न्याय, उस आत्मा की आवाज को कितना गंभीरता से वो प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब एक बार आपके ही विश्वविद्यालय में मुझे जो यंग नवनियुक्त महिला रिपोर्टर्स हैं उनकी भूमिका और कार्यों के बारे में बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बुलाया गया था, तो मैंने अपनी समझ को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के कुछ युवा महिला पत्रकारों से बातचीत करी और उन बातचीतों में ये बात उभर के आई जिसमें हो सकता है दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हों और कि कहीं ना कहीं वो उन सब बातों को लिखने के लिए अंशतः मजबूर होते हैं जिस प्रकार की दृष्टि उनके मीडिया हाउसेस की होती है। मीडिया का पूंजी से नियंत्रण कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में, उसकी पैनी कलम में, एक शब्द में वो चमत्कार जरूर छुपा हुआ है जो किसी को भी बचा सकता है, किसी के भी समर्थन में खड़ा हो सकता है। इस बात को विचार करना चाहिए। लेकिन अगर हम महिलाओं के बारे में, स्त्री मुद्दों के बारे में मीडिया की भूमिकाओं को देखते हैं तो मैं निश्चित तौर पे इस तथ्य के समर्थन में खड़ी होंगी कि मीडिया जगत में एक ऐसा महिलाओं का वर्ग है जो पूरी बेबाकी, निर्भीकता और अपनी योग्यता के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है। लेकिन वो एक वर्ग है, ये समस्त वर्ग है ऐसा मैं नहीं समझती।
लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करती हूं कि मेरी ही समझ पूरी हो, इसका मैं दावा नहीं करती। मैं अपने इर्द गिर्द रिसर्च करने की कोशिश करती हूं, उससे निकले हुए जो कुछ निष्कर्ष हैं उनको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूं। अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक किताब का लोकार्पण हुआ। महिला मुद्दों पर केंद्रित पुस्तक है, अलगनी पर औरतें। अलगनी जिसका ना आसमान है जमीन है, बीच में झूलती हुई, चाहे उस पे कपड़ा सुखा लो चाहे कुछ कर लो, अगर स्त्रियां उस अलगनी पे झूलती हुई प्रकाशित होती हैं तो निश्चित तौर पे वो महिला मुद्दों के प्रश्न, जिसमें ह्यूमन राइट्स, मानवीयता, सब प्रश्न चिन्हित हैं, उभारे गए होंगे। मेरा भी उसमें एक शोधपरक आलेख है विधवा स्त्रियों की स्थिति पे। तमाम आलेख हैं, देवदासी प्रथा पे है, बोरने पे है, जोगनी पे है, वस्त्र न पहनने देने का है, केरल की उस परंपरा पे है जिसमें दलित स्त्रियों को कटी के ऊपर वस्त्र पहनने की मनाही है एक विशेष समुदाय में, और अगर इसको पहनने का वो अपराध करती हैं तो उन्हें अर्थदंड के तौर पे उसका जो भुगतान करना होता है, उसकी प्रक्रिया इतनी मानसिक कष्ट देने वाली है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वो उस समुदाय के कुछ लोग उस स्त्री के स्तनों के वजन के आधार पे उस अर्थदंड को तय करते हैं। कौन एक संभ्रांत स्त्री इस प्रकार की प्रक्रिया को मंजूर कर सकती है? तो एक स्त्री जब उसने ऐसा उन लोगों की स्थिति में दुस्साहस किया और वहां के कुछ लोग पहुंचे तो उसने अपने स्तनों को काट के ही रख दिया। ये कहीं कहाए किस्से नहीं है, ये सारी बातें बड़ी गंभीर हैं। स्त्री के प्रश्न पुरुष के प्रश्न से बहुत अलग हैं। मैं स्त्री और पुरुषों की बेसिक बुनियादी अंतर पे बात नहीं करती। प्राकृतिक जो विभेद स्त्री और पुरुष के बीच में है वो बायोलॉजिकल है, प्राकृतिक है, लेकिन जेंडर संवेदनशीलता का अंतर तो नहीं है। और जेंडर में तो सब समाहित हैं, स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर सब समाहित हैं। लेकिन जो स्त्री के प्रति जो भेद है, कोई भी गर्भवती माता किसी भी जाति और धर्म की हो, मेरी जानकारी में नहीं है, और हो सकता आप में से बहुत सारे विद्वानों की जानकारी में हो, कि उसको ये आशीर्वाद दिया जाता हो, उसको ये ब्लेसिंग्स दी जाती हो कि आपके पुत्री पैदा हो। भले ही उन माता पिता के पुत्री की चाहना हो, लेकिन आशीर्वाद पुत्रवती भव का ही दिया जाता है। ये चीज हमारी पितृसत्तात्मक सोच का स्पष्ट नमूना है। कहीं पर मातृसत्तात्मक भी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं पितृसत्तात्मक ही हैं, लेकिन मानवीय व्यवस्था कहाँ है? स्त्री और पुरुष दोनों को इंसान के तौर पे समझा जाए तो ये मेरा प्रश्न मीडिया से जुड़े मित्रों से है कि मानवीय व्यवस्था कहाँ है? क्या वो अपने तमाम प्लेटफॉर्म, प्रिंट और समस्त मीडिया के माध्यमों से स्त्री के मानवीय स्वरूप के पक्ष में प्रस्तुत हो रहे हैं, या उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मीडिया जगत और उनसे जुड़े हुए संबंध संस्थान अपने पाठ्यक्रमों में विचार करेंगे। जब इस मुद्दे पर बात करने की बात आई तो मैंने और खोज पड़ताल शुरू करी। मुझे ये लगा कि एक तरफ तो जब हम स्त्री अधिकारों की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन स्त्री का अपनी देह पर कितना अधिकार है, अगर ये बात जरा भी प्रस्तुत हो जाए तो हम अचानक इतना विचलित क्यों हो जाते हैं? सबको ही जानता है कि दुनिया में, मानव जगत में माता ही वो है जब अपनी संतान का परिचय समाज से करवाती है। ये प्रमाणित है। तो पुत्र या पुत्री जिससे भी मां का रिश्ता है, मां का संबंध है,
उसकी अपने निर्णयों पर, अपने अधिकारों पर इतना विचलित होने वाला समाज क्यों है? और वही समाज दोहरी मानसिकता में तब प्रस्तुत होता है जब वो अजीब करीब प्रकार की खबरों को सनसनीखेज बना के प्रस्तुत करता है। क्या सिने जगत कुछ अलग है? वहां की प्रेम प्रसंग की खबरें बड़ी चटकारे के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। यौनता से जुड़े प्रश्न बड़े अजीब तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। परस्पर संबंधों में अगर दो स्त्री और पुरुष के बीच में कोई संबंध है तो स्त्री के प्रति दृष्टि कुछ अलग होगी, पुरुष के प्रति दृष्टि कुछ अलग होगी। भाई ये विभेद मीडिया में कैसे प्रस्तुत हो सकता है? क्या वो दो इंसानों के तौर पे प्रस्तुत नहीं करेंगे? मैं फिर से वहीं लौटूंगी कि मीडिया समाज का आईना है। जो सोच समाज और परिवार व्यवस्था में होती है, मीडिया उसी तरीके से, उसी भाषा शैली में उसको प्रस्तुत करता है। और मीडिया अचानक जो प्रचारक या पक्ष विपक्ष का निर्माता हुआ, यह भी एक है। मीडिया का दायित्वबोध, सामाजिक दायित्वबोध सूचना को संप्रेषित करना है, न कि पक्ष विपक्ष में खड़े होना। ये मेरी कई लोगों से चर्चा हुई कि अचानक कुछ ऐसी खबरें तात्कालिकता के कारण आ जाती हैं कि उनमें स्त्री मुद्दों पर विवेचना में अड़चन उपस्थित होती है, क्योंकि मीडिया एक प्रमुख अभिकरण है, एक प्रमुख स्टेक होल्डर है। ये तो हम सब तत्काल मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो मीडिया में स्त्रियां हैं वो इस बात की ज्यादा गवाही दें, ज्यादा विचार करें, उनकी प्रतिभाओं का, उनके स्वतंत्र निर्णयों का, उनकी स्वतंत्र छवि का, उनकी स्वतंत्र कलम का क्या सही मूल्यांकन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, जिस पर मैं अंशमात्र संदेह कर रही हूं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो समस्त मीडिया से जुड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों की यह भूमिका है कि इस प्रकार के जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर इक्विटी और वीमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों को प्रमुखता से अपने पाठ्यक्रमों में जोड़ें। और कहीं ना कहीं मीडिया में जो स्त्री छवि और स्त्री मुद्दे, उसको दैहिक संदर्भ में न लेके एक बौद्धिक संदर्भ में और प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया जाए। हो सकता है देखने सुनने में कोई उतना खूबसूरत ना हो, तो खूबसूरती का पैरामीटर मीडिया में उसका आंतरिक अकादमिक उत्कृष्ट है। इस बात पर भी विचार होना चाहिए। साथ में इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि मीडिया में एक बड़ा दायित्वबोध था, जो सब लोग कहते थे कि अरे ये खबर तो अखबार में निकल गई। तो अखबार में निकल गई, इसका अर्थ स्पष्ट है कि इतना ज्यादा व्यापक सामाजिक यश और अपयश हो गया। दोनों ही पक्षों पे बात है कि मीडिया ने लोक लाज का जो प्रतिरोधक तत्व था, जो समाज से बहिष्कृत कर देने तक का मादा रखता था, उसमें अपनी भूमिका को विस्तृत किया है या सीमित किया है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि लोक लाज का जो प्रतिरोधक तत्व था, उस पर अभी मीडिया जगत को बड़े संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। चूंकि महिला मुद्दों पे काम करने की विद्यार्थी हूं, अक्सर देखती हूं कि जो लापता हो गई बच्चियां हैं, जो फॉल्स मैरिजेस की शिकार बेटियां हैं, वो उसी की देन है मुख्य रूप से जो भ्रूण हत्याओं में मारी गई बेटियां हैं। अगर एक बच्ची भ्रूण हत्या की शिकार होती है तो आप तय मानिए कि 5 बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तमाम फॉर्म्स में उसका शिकार होना पड़ेगा।
और उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। ऐसे तमाम केसेस हैं। ऐसा नहीं कि मैं मीडिया की परेशानियों से वाकिफ नहीं हूं। जो न्यूनतम भुगतान है, जो बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रमोशन का स्थायित्व का संकट है, स्पेशली इस कोविड-19 के दौर में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों से जूझते हमारे पत्रकार भाई और बहन जो हैं, लेकिन उनका दायित्व बोध पत्रकारिता के प्रोफेशन के साथ थोड़ा तो इतर है ही। इस पे तो बात करनी पड़ेगी, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। तो जो एकाध पन्ना कैसा अच्छा भोजन बना, अच्छे चुटकुले, सिने जगत के प्रेम प्रसंग, खाना पकाना, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो निश्चित उस पे आमदनी होती होगी। एकाध उस प्रकार की भी चीजें देखे आई कि इनका उनका खूब विज्ञापन छप रहा है कि उन्होंने ये सामाजिक सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, उन्होंने वो अकादमिक सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, तो पता चला कि ये तो अघोषित एक विज्ञापन है जो पैसे से सब होता है। अब ये तो मैं पहले ही मान चुकी हूं कि मीडिया पूंजी के नियंत्रण में है, तमाम प्रकार के दबावों में भी है, लेकिन उस सब के भी बावजूद इस बात को तो ये प्रश्न तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उपस्थित होंगे कि अक्सर वो प्रश्न, वो ब्लॉग किस तरीके से चर्चा आए, किस तरीके से उपस्थित हुए मीडिया के माध्यम से। जैसे एक वीडियो आया था माई चॉइस, तो एक तरफ मैं ना इस वीडियो के पक्ष और विपक्ष में बात नहीं कह रही हूं। मेरा पक्ष और मेरा संदर्भ मात्र इतना सीमित है कि स्त्री के अधिकारों और जेंडर संवेदनशीलता की शब्दशः वकालत करने वाले हम सब और मीडिया जगत को ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर माई चॉइस का प्रश्न है तो उसमें इतना विचलन और विवाद की स्थितियां क्यों हैं, ये विचार करना पड़ेगा। दोहरी मानसिकताओं से ग्रस्त स्त्री घर के फ्रंट पे भी उतना ही जूझती है और बाहर भी। अगर कोई स्त्री अपना सर्वश्रेष्ठ घर और बाहर जगत दोनों में देना चाहती है तो उसके अवदान को, उसकी भूमिकाओं को उस तरीके से प्रस्तुत करने में मीडिया की भी एक बड़ी गंभीर भूमिका होती है। आप याद करें, मैंने सबसे पहले शुरुआत कहां से की थी कि मेरे पूर्व विभाग को बचाने में मीडिया और पुलिस की गंभीर भूमिका रही, प्रबल जनमत साथ खड़ा हुआ। तो अगर आज स्त्री मुद्दों के साथ मीडिया के संपादकीय और उनके स्लोगन जन आंदोलन बन के प्रस्तुत होंगे तो समाज में बहुत फर्क पड़ेगा, समाज में संवेदनशीलता बहुत बढ़ेगी। कोई भी स्त्री ना देवी तौर पर प्रस्तुत होना चाहती है, ना दासी तौर पर। हर स्त्री चाहती है उसको मानवीय तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखा और समझा जाए, उसे उसी तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाए। 100 अच्छे कामों को करने के बावजूद अगर एक कोई कार्य गलत हो जाए तो एकदम दौड़ भाग नहीं मच जानी चाहिए कि उस गलत काम को तात्कालिकता का शिकार होकर सनसनीखेज बना दिया जाए। ये भी देखे जाए कि उस व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, चूंकि महिला मुद्दों की बात है तो मैं महिलाओं की ज्यादा बात कह रही हूं, कि उसकी भूमिका, उसकी सामाजिक दृष्टि, उसकी सामाजिक व्यापकता और दायित्वबोध किस स्तर का है। न कि बिना जाने पूछे सिर्फ एक कि सामने वाले की कोई एक छोटी चीज मिल रही है क्या, किस तरीके से मिल रहा है, सामने वाले को देखा जाए
और अचानक से आक्रमण कर दिया जाए, ये मीडिया के दायित्वबोध में नहीं है। चूंकि स्त्रियां परिवार में, चाहे वो एक गृहिणी के तौर पे उनके आर्थिक श्रम का मूल्यांकन हो रहा हो ना हो रहा हो, अगर मीडिया उनका मूल्यांकन करेगा तो समाज की दृष्टि में परिवर्तन आएगा। और जो बाह्य जगत में बैठी हुई स्त्रियां हैं, तमाम मीडिया हाउसेस में हैं या अन्य पुलिस प्रशासन अकादमिक हर जगत में बैठे हुए अपने सर्वश्रेष्ठ दायित्वों को दे रही हैं, तो आप तय मानिए कि जितने मुद्दों को मैंने कहा वो स्वयं भी निजी स्तर पर उन मुद्दों से जूझ रही हैं। कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना से कौन इनकार कर सकता है? तभी तो ये सब समितियां बनी। लेकिन कार्यस्थल पर जो चीजें कमजोर हैं उसको कितनी संवेदनशीलता से उठाया जाता है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। जो लोग इन चीजों को उठाते हैं उनके प्रति उन संस्थाओं की भी नेगेटिव भूमिका हो जाती है, और अगर उसमें कहीं मीडिया की भी नेगेटिव भूमिका हो गई तो कितना मुश्किल होगा और हम कितने कदम नीचे आएंगे। इन तमाम स्त्री प्रश्नों में जब रेप और गैंगरेप की बात आती है, क्या वो एक घटना है? आज तक की जो न्याय व्यवस्था है वो दंड व्यवस्था प्रधान है। दंड मिलता है अपराधी को, उसमें भी कितना समय मिलेगा ये तो अलग बात है, वो परिस्थिति जन्य, बहुत साक्ष्य जन्य, बहुत चीजें हैं। लेकिन न्याय, उस लड़की को न्याय मिला क्या? समाज ने उसको उसी तौर पे स्वीकार किया क्या? ये जो तमाम प्रश्न हैं, आम जनता के कितने हैं ये बात छोड़ी जाए, लेकिन समाज के बहुत मजबूत स्तंभ जिस पर हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उनको जरूर देखा जाए। कहीं ना कहीं किसी स्त्री के बारे में कोई खबर लिखने के पूर्व मीडिया हाउसेस को 4 बार और विचार विमर्श और पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी स्त्री की बिगड़ती हुई सामाजिक छवि उसको कितना क्षति पहुंचा सकती है, इसकी तुलना आप पुरुषों से नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्रियों को देखने के प्रति समाज की दृष्टि अभी दोहरी है। हम उनको बड़े आदर्श स्वरूप में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इंसान है, 10 काम करता है तो उसे एक गलती की भी संभावना है। आप उसके साथ में खड़े होते हैं या उसके विपक्ष में खड़े होते हैं, उनके मुद्दों को कानूनी साक्षरता, कानूनी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मानवीय भूल के साथ प्रस्तुत करते हैं, अथवा ये सोच के प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, आज ये बस खबर आई, आज ये खबर शाम तक चली जानी चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने सामने वाले को दे दिया है। इसको जरूर विचार करना चाहिए। किसी की जिंदगी एक खबर हो सकती है क्या? किसी की प्रतिष्ठा एक खबर हो सकती है क्या? मीडिया को खबर चाहिए, निश्चित चाहिए, लेकिन उसका स्त्री मुद्दों के साथ बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ प्रस्तुतिकरण और विवेचन होना चाहिए। जो हमारी महिला मित्र मीडिया हाउसेस में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हैं, मेरा उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि जो शुरुआत कर रही हैं, हमारे साथ की छोटी छोटी लड़कियां, जो महिला पत्रकार, उनके हाथों को मजबूती से पकड़े रहें। एक बार का पकड़ा हुआ आपका हाथ उनमें इतना आत्मविश्वास पैदा करेगा कि वो समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट कर सकती हैं। मीडिया के बारे में मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक ऐसा सामाजिक रेगुलेटरी प्रावधान होना चाहिए जो
उनको उनका उत्कृष्ट करने के लिए दिशा बोध दे सके। मैं मानती हूं मीडिया के कारण बहुत सारी चीजें सुलझी हैं, लेकिन सारी चीजों में मीडिया उत्कृष्ट तौर पर प्रस्तुत हो, इसमें मीडिया के अंदरूनी जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण जरूरी है। स्त्री मुद्दों के प्रति समाज संवेदनशीलता भी जरूरी है, क्योंकि मीडिया हाउसेस में बैठे हुए लोग समाज के ही वो व्यक्ति हैं, परिवारों से गए ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी एक विशेष दृष्टि को लेके वहां जाते हैं, लेकिन पत्रकारिता जगत में होने के कारण उनके दायित्वबोध अलग हो जाते हैं। तो अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है हर कोई ये कह सकेगा कि किसी एक विभाग को बचाने में, किसी एक व्यक्ति की छवि को उभारने में मीडिया की बड़ी सशक्त भूमिका रही है, और यही स्त्री मुद्दों के लिए मीडिया का दायित्वबोध भी है और यही अपेक्षा भी है। मेरे से जुड़े कुछ प्रश्न अगर आपके पास आते हैं तो कृपया आप अपने कुलपति जी को दे दें, वो मुझे ईमेल कर देंगे। मैं समस्त प्रश्नों के उत्तर अपनी समझबूझ के साथ आपको भेज दूंगी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।